एंड कितने अरसे में उनको कराची याद आता है। मेरे ख्याल इंतखाबात के मौके पे ही वो कराची तशरीफ लाते हैं। जो मुझे आपने गाइड किया उसके बगैर पंजाब में मैं कुछ भी नहीं कर सकता था जब तक कि आपकी मुझे सपोर्ट ना। ये अल्लाह ताला को अगर मंजूर हो तो एक ही ख्वाहिश है कि अगर इस इंतखाब में अल्लाह ताला आपको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाए तो मेरी दुआ ही है। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। ताश के पत्तों की तरह बिखरी पीटीआई के लिए आज इंतहाई भारी दिन था। इसके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या इन पर एतराज़ात लग गए हैं और ये खबरें सारा दिन टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो चलती रहीं। पानी चेयरमैन समेत वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर, आजम स्वाति, कासिम सूरी, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल और मुतअद्दिद पीटीआई उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद हो गए हैं या इन पर आरोज़ ने एतराज़ात लगा दिए हैं। इंतखाबी तारीख में शायद ये किसी जमात के साथ इतने उम्मीदवारों के साथ जो है वो हुआ हो। एक साथ ही हमने कभी नहीं देखा कि नॉमिनेशन पेपर्स इतने लोगों के जो हैं वो मुस्तरद हुए हों। ये जो इस वक्त हो रहा है ये एक अनहोनी सी चीज़ लगती है। गो के इनके पास इस वक्त अपीलेट ट्राइब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट तक लेकर अपील के फॉरम्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह की स्क्रूटनी की जा रही है क्या उससे पीटीआई के इलेक्शन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात और इल्ज़ामात को तक़वियत नहीं मिलेगी। पीटीआई का इल्ज़ाम था कि इसको बतौर जमात इंतखाबात से बाहर करने की कोशिश हो रही है। अब मामला ये है कि अगर पीटीआई को ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिलता है तो इस पर दीगर सियासी जमातें क्या फिर से वैसे एतराज़ात और इल्ज़ामात लगाएंगी जो हालिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसलों के बाद जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और अगर पीटीआई को आगे कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलता तो क्या पार्टी इंतखाबी बॉयकॉट की तरफ जा सकती है। दोनों सूरतों में इंतखाबात की साख पर क्या बड़ा सवालिया निशान नहीं लग जाएगा और सारा अमल क्या मज़ीद मुतनाज़ा नहीं हो जाएगा। ये कुछ सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। हमारे पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अली भाई, प्लेजर टू हैव यू हेयर एज ऑलवेज। अली भाई, इतनी बड़ी तादाद में, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों के पेपर्स मुस्तरद हुए हैं या उन पर जो है वो एतराज़ात जो हैं वो लगे हैं। और कुछ एतराज़ात इस तरह के हैं जो शायद ये है कि क्योंकि आप लोग इतनी देर से इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो बंदा कुछ वो चीज़ों को उस तरह वो नहीं देखता, कहता अच्छा पिछली दफ़ा भी चल गया, इस दफ़ा भी आगे चीज़ें उसी तरह चल जाएंगी। रूटीन में कुछ मैटर्स चल रहे होते हैं। बट फ्लिप साइड ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बायस वाजे जो है वो नज़र आता है। क्या आप नहीं समझते कि शायद आपको भी थोड़ा और पेचीदगी से जो है वो पेपर्स अपने, जैसे सेकेंडर प्रपोजल वाला इशू आ रहा है, वो उस तरह नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने चाहिए थे? क्या थोड़ा सा आप लोग भी बारीकबानी से जो है वो चीज़ें देख सकते थे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, मेरे ख्याल में ये इशू ऐसा है कि अगर आप इसमें फतूर हो तो आप चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट्स भर लें वो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जहां हमारे कई 100 लोगों के बशमूल मेरे कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं, वहीं बहुत सी जमातों के हमारे दोस्त जो हैं मुख्तलिफ जमातों के उनके पास भी हुए हैं। तो क्या उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी, क्या सिर्फ पीटीआई की डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट थी? दूसरी बात यह है कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे ही कुछ दोस्त तहरीक इंसाफ के, उनके तो हो गए जो कि अभी नए थे, और जो पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं सारे एक ही गो में सारे उनके रिजेक्ट कर दिए गए। इसका मतलब है कि पिक एंड चूज हुआ है कि जो पीटीआई के नॉन फेसेस हैं या वो लोग जो आप नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट में हो, तो उनके रिजेक्ट हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? यानी कि मैंने 2 नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए और आप हैरान होंगी कि क्या बुनियाद उन्होंने दी। एक में तो ये कहा कि आपने पॉलिटिकल पार्टी का लेटर नहीं जमा किया, मतलब टिकट जमा नहीं किया। हालांकि बच्चों को भी पता है कि जब आपकी स्क्रूटनी कंप्लीट होती है तो उसके अगले हफ्ते में किसी दिन फिर टिकट आप जमा कराते हैं। हमेशा से ये रूटीन है और किसी ने भी टिकटें जमा नहीं की, तो ये मेरा कैसे रिजेक्ट हो गया? और अगर टिकट की बुनियाद पर रिजेक्ट किया है
तो एक हमने इंडिपेंडेंट भी एहतियात में सबने जमा किया था, वो इंडिपेंडेंट फिर आपने कैसे रिजेक्ट किया और उसकी कोई वजह भी नहीं बताई, ना बताया कि रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया। अच्छा, मेरा तो चलो आपने ये टेक्निकलिटी निकाली कि आपने पार्टी टिकट जमा नहीं किया, हालांकि स्क्रूटनी में पार्टी टिकट समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत से हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनके आपने प्रपोजर सेकेंडर की बात की, तो स्क्रूटनी की स्टेज तो बाद में आती है। जो प्रपोजर सेकेंडर को आरओ ऑफिस के हाथों से अगवा किया गया, आपने आज सलमान अकरम राजा साहब की मौजूदगी में जो वहां हुआ एक प्रपोजर सेकेंडर के साथ, आपने वो नजारा भी देखा। जो खवातीन के हाथों से नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, आपने वो नजारा भी देखा। जो लोगों को मारा गया, उठाया गया पुलिस के जरिए, आपने वो नजारा भी देखा। कुछ सिविल कपड़ों में लोगों ने उठाया। ये सारी चीजें बहुत ही अफसोस होता है इस चीज का। देखें, मेरे कागजाती नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं। अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने मेरे से और मेरे दोस्तों से पाकिस्तान की इस्लाम की खिदमत का काम लेना है तो हमें ट्राइब्यूनल वगैरह से रिलीफ मिल जाएगा। बात ही नहीं है, बात यह है कि पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया है कि एक खास जमात के तमाम नॉमिनेशन पेपर्स आप रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या फैसला कहीं और हो? क्या ये फैसला है कि यार इस जमात को आने देना है, उस जमात को नहीं आने देना? तो ये असल मसला ये है कि इलेक्शन 2024 को होने से पहले मुतनाज़ बना दिया गया है। ये बहुत काबिल अफसोस है, बहुत अफसोस होता है कि ये किया जा रहा है, क्योंकि अब चाहे जितनी भी आप कोशिश कर लें, ये सवालात उठ गए हैं। बिल्कुल सवालात उठ गए, लेकिन सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे आज हम भी देख रहे थे, जो सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से जो खबर चल रही थी, लेकिन फिर इंटरेस्टिंगली उनकी जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो एक्सेप्ट भी हो गए। तो वो पिक एंड चूज़ वाली जो आप बात कर रहे हैं, वो लग रहा है कि वो कहीं जो है वो एक चीज़ जो है वो चल रही है। बेशक उनके साथ वो उनके जो सेकेंडरी थे उनको उठाया गया और उनको घसीट के लेके जाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए। अच्छा, आपने अभी बात की और आप का तवक्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अल्लाह से उम्मीदगो हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जो है वो आप कितने जो है आपको उम्मीद है आफ्टर आज के जो सारे इवेंट्स हैं? क्या आप समझते हैं कि ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो किस हद तक आपको रिलीफ देंगे मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज के साथ? लेट मी पुट इट दिस वे। उम्मीद हम है अदालतों से हमें निस्बतन इंसाफ मिला है, बल्कि बड़ी हद तक मिला है। क्योंकि मैं आपके सामने ही ना होता अगर पेशावर हाई कोर्ट से मेरे हक में ऐसा फैसला ना आता कि आखिरी जब मेरी 7वीं गिरफ्तारी के बाद जब रिलीज हुई तो उसमें बाकायदा उस वक्त के मोहतरम डीसी और डीपीओ साहिबान को बाकायदा यानी कि एक तनबीह हुई हाई कोर्ट की तरफ से कि कुछ ऐसे अफसरान को जब हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो फिर कोई और नहीं करेंगे। यानी हद तक अगर हाई कोर्ट को जाना पड़े और उसके बाद आपको रिलीफ मिले। मेरा यहाँ पे एक सवाल है, मैंने थोड़ी पहले राना मुबशिर साहब के प्रोग्राम में भी उठाया और आपके फोरम पे भी। सवाल मेरा ये है कि जुडिशरी से इंसाफ मिल रहा है, कम ज्यादा जो भी है, लेकिन आपको उम्मीद की एक किरण जुडिशरी में नजर आ रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर में, पेशावर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। व्हाट अबाउट ब्यूरोक्रेसी? क्या सिर्फ जजेस रिस्पॉन्सिबल हैं आईन पे अमल करने या करवाने का, अपनी जितनी भी उनकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या लिमिटेड स्पेस है? व्हाट अबाउट सिविल सर्वेंट्स, डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज, असिस्टेंट कमिश्नर्स? क्या ये रियासत के आईन के तहत नहीं? क्यों आप जो है बिल्कुल इस तरह आप बन रहे हैं कि पेपर टाइगर्स तो इस मुल्क को नहीं चाहिए। इस मुल्क की तो बड़ी रिच हिस्ट्री रही है, इसमें तो कुदरतुल्लाह शाह साहब जैसे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं जो बड़ा उन्होंने उस वक्त के लोगों के हक के लिए वो खड़े रहे। मेरे अपने वाले साहब ब्यूरोक्रेट थे, हमने उनको देखा, बहुत ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग सहते। अब हमें पता लगा कि उनकी बार बार ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों होती थी, यानी कि अगर आप गलत काम को नो करते हैं लेकिन फिर भी आपको देखें कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी है कि यार मैं एक सिविल सर्वेंट हूं, मैं इस रियासत का आईन के मुताबिक मुलाजिम हूं, जितना एक जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी एक डीसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इसी वजह से हमारी जमात ये कह रही थी कि आप आरओज जुडिशरी से लें कि कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस तो बहरहाल रहेगी। वहां पे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जब वहां आर्ग्यूमेंट्स हुए और हमारे जो है हमारे एक मेंबर का बड़ा वहां जो है वो जिक्र हुआ उमर नियाजी साहब का, लेकिन असल मकसद क्या था? असल मकसद ये था, ये दिन हम देख रहे थे, ये जो आज हमारे साथ हुआ है। और इसमें एक नुक्ता और है, और ये मुझे कहने दीजिए, मैं बसद एहतराम अर्ज कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक नुक्ता ये पेश किया गया मेरे सामने एक जगह कि जनाब ये तो आरओज का काम है, इलेक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कैसे हो सकता है कि आप आरओज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और उसके बाद आप बिल्कुल जो है आप हाथ झाड़ के पीछे हो जाए? नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि अगर एक जगह पे आरओ अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, उठ गया है, किसी की नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर रहा है, किसी के रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि एक ही वक्त में एक की जगह पे एक के पेपर ले रहे हैं, रिजेक्शन तो बात की बात है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे उनसे लेना, फिर किस कानून के तहत प्रपोजर सेकेंडर को अगवा किया गया, ये चीजें सारी देखें, ये रिकॉर्ड बन रहा है, ये हिस्ट्री बन रही है। तो उसके बाद आप मुझे बताएं कैसे कोई पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहेगा कि बड़े साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं। मेरे ख्याल में अब तो काम और भी मुश्किल हो गया है, अब तो और ज्यादा इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा कि जो ये गलती की है उसको भी दुरुस्त किया जाए और उसके बाद इंश्योर किया जाए कि इलेक्शन डे पे रिगिंग ना हो, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो हुआ है, मेरी तो याददाश्त में, यानी कि मैं तो समझता हूँ कि जो IGI वाला काम हुआ था बेनजीर साहिबा के साथ, उसमें फिर भी कोई हया पर्दा रख के कोई रात के अंधेरे में कोई लोगों ने कुछ किया था, लेकिन अब तो सारा कुछ दिन की रोशनी में खुलम खुला हो रहा है। प्लस उससे उस टाइम से अब तक जो है वो मीडिया भी जो है, जितनी जो इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है वो दौर एक और था, वहाँ पे कितना कुछ जो है दिखाया जा सकता था। आजकल तो मीडिया की आंख सब कुछ दिखा देती है, मोबाइल फ़ोन सब कुछ दिखाता है। अच्छा अली भाई ये बताइए कि इतनी बड़ी तादाद में आपके लोगों का जो है पेपर्स मुस्तरद हो रहे हैं, ऑब्वियसली देयर सीम्स टू बी अ मेथड बिहाइंड दिस, यही है कि आपको इलेक्शन प्रोसेस से जो है वो बाहर रखना है, ये नज़र आ रहा है। अब जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, क्या आप लोग सोच रहे हैं कि इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे, या जितने भी लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, वेदर इट्स 10, 15 व्हाटएवर, वो लोग कंटेस्ट जरूर करेंगे, इलेक्शन में जाना आपने जो है वो इसको फोरगो नहीं करना, आपने आप बॉयकॉट नहीं करेंगे? क्या इस वक्त अगला लाएमल क्या सोच रहे हैं? देखिए, एज ए सियासी कारकुन मैं तो बॉयकॉट के हक में नहीं हूँ, ना मैंने मशवरा दिया है, और कोर कमेटी में मैंने कई दफा ये बात की है कि चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, बॉयकॉट हमने नहीं करना। हमने जमात इस्लामी का देख लिया था, जो उनके साथ 2008 में जब उन्होंने बॉयकॉट किया था, हमने भी किया था, उसका नुकसान हमने भी उठाया था और उन्होंने भी उठाया था। दूसरी चीज ये है कि हल्का हमारा खाली वैसे कोई नहीं है। देखें, हमारे अगर रिजेक्ट हुए हैं तो वहां हमारे 2-3 जो हमारे यंग लोग हैं उनके ओके भी हो गए हैं, वो तो जो नॉन फेसेस हैं उनके रिजेक्ट करा दिए गए हैं। हल्का हमारा कोई खाली नहीं होगा, लेकिन ये जिस मैस लेवल पे रिजेक्शन आज हमारी की गई है, इसका मतलब ये है कि ये फैसला किया गया है कि एक जमात को हमने इलेक्शन नहीं लड़ने देना। इसका मतलब ये हो गया कि एक जमात है जिसके पीछे 2/3 है या चले 40% अवाम है, 50% है, आप उनसे उनका हक इरादा छीन रहे हैं। आप किसी पाकिस्तानी को कैसे महरूम कर सकते हैं कि वो अपने मुल्क की जो है वो नुमाइंदगी ना करे? इस बड़े लेवल पे जो ये सारा कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि मियां साहब या शहबाज साहब अब भी वोट को इज्जत दो की बात करें। उनको तो मेरे ख्याल में कहना चाहिए कि जनाब हमारी तो पॉलिसी है, वोट को इज्जत दो। ये जिन लोगों के साथ हो रहा है माजी में हमने फेस किया है, तो इस वजह से हम इस चीज के हक में नहीं है, नहीं, लेकिन यहाँ हर किसी को इंसाफ चाहिए जब वो मुश्किल में हो। बट ये तो खैर मेरा ख्याल है, अगेन मैं ये थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। आज आप भी वोट को इज्जत दो का ये कह रहे हैं कि जी उनके साथ गलत हुआ तो आगे नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें ना ऑपोजिशन में ही आके याद आती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि 2 wrongs मेक अ राइट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीज़ें ऑपोजिशन में जाके याद आती हैं। जिस वक्त हम इक़्तिदार के घोड़े पे सवार होते हैं तो किसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आती हैं कि मुखालिफ। मैं आपके प्रोग्राम में आज ये कह रहा हूँ, कि इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ रहेगी, खान साहब भी बाहर आएंगे, हम भी अल्लाह ने चाहा तो होंगे इसी सिस्टम में। अगर अल्लाह ने अली मोहम्मद से इस मुल्क की खिदमत का काम लेना है, अगर अल्लाह ने फैसला किया है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो पाकिस्तान के दिफा, पाकिस्तान के इदारों का दिफा, 2 कौमी नजरिए का दिफा, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा, मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन चीजों पे अली मोहम्मद से काम लेना है तो कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह मेरे दोस्तों को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारा सिर्फ ये एक सवाल है कि क्या एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को सिर्फ इस वजह से आप रिजेक्ट करते हैं, क्या आपको वो पसंद नहीं? अच्छा ये मुझे बताइए कि एक तो ये मसला आज जो आपके ये पेपर्स मुस्तरद हुए हैं, दूसरा एक आपका जो इस सिंबल वाला इशू है, वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन जो है वो रिव्यू पिटिशन जो है उसने दायर कर दी है बाकायदा। उन्होंने कहा जी एक्सपेडाइट किया जाए प्रोसेस, छुट्टियों का इंतज़ार ना किया जाए। ठीक है, तो अगर नहीं मिलता आपको, बल्ला नहीं मिलता, तो अगली हिकमत अमली क्या होगी, प्लान B C क्या होगा? देखिए, अभी तो फिलहाल इंशाल्लाह हमें ये लग रहा है कि वो फैसला तो हो गया सही, और अभी तक जब आपसे मैं आज बात कर रहा हूँ, इनकी टुडे इज 30th December, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का शायद अभी तक मेरे ख्याल में फैसला नहीं किया। अब देखते हैं जाते हैं या नहीं जाते। अगर वो जाते हैं विल सी,
लेकिन मेरे ख्याल में बल्ला वापस लेने का मुझे तो नहीं लग रहा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ये अली भाई आज के बाद भी नहीं लग रहा आपको? आज जिस तादाद में मुस्तरद हुए पेपर्स उसके बाद भी नहीं लग रहा? देखिए जितना ब्लेटेंट हमारे साथ हुआ है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल में गए नहीं है। अब देखते हैं जाते हैं नहीं जाते, लेकिन मैं वो आइडियल बात नहीं करूंगा कि जनाब अगर बल्ला नहीं रहा तो फिर भी मैं समझता हूँ अगर एक इंतखाबी जमात से आप उनका इंतखाबी निशान सियासी जमात से लेते हैं, अब ये ऐसी है जैसे एक शख्स का आपने देखा नहीं होगा जो कॉवर्ड्स करते हैं, जो एसिड अटैक करते हैं किसी के चेहरे पे, उसकी शनाख्त मिटाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका चेहरा ही नजर ना आए। एक सियासी जमात से जब आप उनका इंतखाबी निशान लेते हैं ऐसे ही है, जब आप एक सियासी जमात पे एक खुदकुश हमला करते हैं, एसिड अटैक करते हैं, ये जमात डिफेस हो जाए, क्योंकि अवाम की एक आदत होती है, अवाम आदी हो जाते हैं। जैसे किसी ने मियाँ साहब को वोट करना है तो वो शेर के निशान को ढूंढेगा, किसी ने मौलाना साहब को तो वो किताब को ढूंढेगा। तो इसी तरह से आपने एक जमात को डिफेस करना है, तो ये बहुत ही एक नीचे लेवल की मैं समझता हूं कि एक प्री पोल रिगिंग होती है कि एक जमात को आप इलेक्शन से पहले अपने इंतखाबी निशान से जो है महरूम करें। ये बेसिकली अपने ही इलेक्टोरल प्रोसेस पे एक क्वेश्चन मार्क और लगाना है। मेरा नहीं ख्याल इतना ये ब्लेटेंट मजीद जाएंगे कि सारा कुछ करने के बाद अब इंतखाबी निशान दोबारा अली भाई माजी में हो चुका है ना, ये हमारे मुल्क का अलमिया ये इट्स विशियस साइकिल, हर दफ़ा यही साइकिल चलता है। शेर का निशान जो है वो PMLN का पहले नहीं था, साइकिल था, उससे पहले तलवार था पीपल्स पार्टी का, फिर तीर आया। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर आपसे जो है वो ले लिया जाए। बीच इलेक्शन से पहले मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब की जमात से किसी ने कभी इस तरह वो छीना है। वो बेसिकली हुआ था सेनेट इलेक्शन से पहले, वो भी गलत था अगर हुआ था, लेकिन जनरल इलेक्शन से पहले जब आप ये करते हैं तो आप असल में उस जमात के साथ ज्यादती नहीं करते, आप अपने पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ ज्यादती करते हैं, क्योंकि बड़ा ब्लेटेंट हो जाता है, लोगों को बिल्कुल क्लियर होता है कि जनाब एक जमात को लड़ने नहीं दिया जा रहा। फिर आप किस तरह कह सकते हैं, आईन की किताबों में आप बेशक लिख लें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट व्हाट अबाउट रियलिटी? तो रियलिटी और हकीकत जो है और किताब में बड़ा फर्क है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपने कहा कि हमारा कोई हल्का जो है वो खाली नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। हैविंग सेड दैट, आप कितने पुरुमीद हैं, कितनी सीटें आप समझते हैं आप निकाल सकते हैं इस करंट माहौल के साथ, इस करंट ग्राउंड रियलिटी के साथ? इंशाल्लाह भला रहेगा और हमारे बंदे मैक्सिमम हलकों में हैं। इस तमाम तकलीफ के बावजूद, तमाम इम्तिहान छीना झपटी के बावजूद कि दिन को कागजात नामजदगी छीनना, रात को बल्ला छीनना और दफ्तर के अंदर बैठ के आपकी कैंडिडेचर छीनना कि आपको मुस्तरद ही कर दिया जाए, उसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने फैसला किया है कि आप चाहे लाख मुस्तरद करें, पाकिस्तान की अवाम ने हमें एक्सेप्ट किया है। बंदा अगर हमारा खड़ा रहा और आखिरी वक्त में जाहिर है बहुत से लोगों के हमारे क्लियर हो गए हैं पेपर्स, अवाम ने फैसला किया इंशाल्लाह 8 फरवरी अगर धुंध आ गई कहीं, निजाम के अगर लोग कहीं दाएं बाएं हो गए, कितनी धुंध ले आएंगे? कितने दाएं बाएं करेंगे? देखिए 25 करोड़ है। अच्छा, ये तो खैर मेरा ख्याल है जो पिछला इलेक्शन था उसमें जो वोटर टर्नआउट था वो 2013 से कम था। आई बिलीव लास्ट टाइम जो है वो शायद 51% था, उससे पहले 54% था। इस दफ़ा जो हो रहा है लगता है वोटर टर्नआउट उससे भी कम होगा, बिकॉज इतना कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बन गया है। वाज़े नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है और क्या चाह रहा है इलेक्शन कमीशन। हैविंग सेड दैट, एक जो ग्राउंड रियलिटी है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आपके मामलात जो हैं वो अनसेटल्ड हैं। जब मैं कहती हूँ मामलात अनसेटल्ड हैं, आप भी समझते हैं मैं क्या कह रही हूँ, मैं भी, जो व्यूअर्स हैं हमारे वो भी समझते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। आप उन लोगों में से हैं जो चाहते थे कि कोई जो है वो रिप्रोचमा हो, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। इसी तनाजुर में आपने जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट अलवी साहब, उनको भी आपने अप्रोच किया, आपने उनसे कहा भी कि कोई बैकडोर स्टार्ट करें। आई बिलीव दैट वाज इन अक्टूबर और नवंबर। क्या प्रेसिडेंट साहब की कोशिशें जो है नाकाम रही या प्रेसिडेंट साहब ने कोई कोशिश ही नहीं की? मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब जितना कर सकते थे उन्होंने किया है, लेकिन मैं जो चाहता था वो ये था कि प्रेसिडेंट साहब ओपन एक दावत दें तमाम सियासी जमातों को और जिम्मेदार लोगों को कि प्रेसिडेंट हाउस में एक बैठक हो और इस इलेक्शन के बारे में फैसला हो कि इसको हमने फ्री एंड फेयर कैसे बनाना है, और आइंदा के लिए भी फैसला साजी हो कि देखें ये मसाइल का हल नहीं है, ये जमात जीते वो हारे, उसको ले आओ उसको निकालो, इससे मसले हल नहीं होंगे।
तमाम सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा। देखें, शूरा आपको करनी पड़ेगी। और मसला यह है कि इस वक्त जिस जमात को मसला हो वो कहते हैं बात करो, और जिसको लग रहा है कि उसके फेवर में हवाएं चल रही हैं वो कहते हैं नहीं नहीं छोड़ो, जाने दो, क्योंकि हर किसी को इख्तिदार सामने नजर आ रहा है। देखें, यहाँ हर किसी को इख्तिदार अपने लिए चाहिए। जब आप इख्तिदार अवाम के लिए चाहेंगे, मुल्क के लिए चाहेंगे, फिर आप ये सोचेंगे कि नहीं, हम माहौल ऐसा बनाएं कि आइंदा का रास्ता, आइंदा का लाइमल भी तय हो। इस मुल्क को बड़े बड़े मसाइल हैं, इकॉनमी आपकी दिगरगू है, आपका नौजवान मुल्क से, देखें, एक तो रोजगार के लिए जा रहा था, ये आज के जो हालात है ना, इन हालात में आपका जो नौजवान है वो मायूसी का शिकार हो रहा है। उसका पाकिस्तान के ब्रेन ड्रेन बहुत तेज है, सिस्टम से एतमाद उठ रहा है। पर मुझे ये बताइए, आपने कहा आप चाहते थे कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो दावत दें तमाम स्टेक होल्डर्स को, तो वो क्यों नहीं दी? आपने उनसे पूछा नहीं कि क्या वजह थी कि उन्होंने ये ऑफर एक्सटेंड नहीं की? देखिए, बड़ा ऑफिस है, मेरे ख्याल में शायद उनको माहौल ऐसा नहीं लगा। अब आप देख लें, मुल्क की हमारे बाद दूसरी जो बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून है, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी आती है। नहीं, लेकिन देखे ना, अगर वो दावत देते, अगर वो दावत देते और कबूल ना होती अली भाई, तो वह बात और थी। जी देखिए, यू आर राइट ऑन दैट। अब वो तो उनका फैसला है कि उनको क्या अमर माने था, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून ये देख रही है कि वोट को इज्जत दो के बयानिए को कुछ अरसे के लिए अलमारी में बंद करके अगर उनको कहीं से इख्तिदार मिलता है, वो कहते हैं ना कि अन्य हाथ बटेरा लब्या, अगर ऐसा कुछ होता है उनके साथ तो उनको तो बड़ा पसंद है, क्योंकि मुल्क के सियासी निज़ाम को एक मजबूत जमहूरी इक़्तिदार देना और ऐसा एक लाएअमल मुस्तक़बिल का बनाना कि पाकिस्तान मजबूत बुनियादों पे खड़ा हो, वो तो कभी उनकी प्रायोरिटी रही नहीं। अगर उनकी प्रायोरिटी होती तो क्यों चंद रोजा इख्तिदार के लिए अपने बयानी की कुर्बानी देते? देखें, अगर समझदार सियासी लोग, सेनेट में जो हुआ मुस्लिम लीग नून के साथ, उस वक्त आप लोग भी कुछ नहीं बोले थे। प्रॉब्लम यही है कि जिस वक्त हम रिसीविंग एंड पे होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए, तमाम सियासी जमातों को सीखना पड़ेगा इस मुल्क के लिए। मैं तो बार बार ही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ वो गलत था, सेनेट में जो हुआ वो गलत था उनके साथ। देखिए, किसी भी जमात से उनका इंतखाबी निशान जो है किसी भी वजह से छीनना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि उससे आप उस जमात को नहीं, 2017 के सेनेट इलेक्शन की बात कर रही हूं, सिस्टम को आप कमजोर करते हैं। जो नॉमिनीज थे, देखिए, जहां भी गलत हुआ है, कोई छुपे कैमरे लगे थे, कोई ऐसा वैसा जो कुछ भी था, मैं समझता हूँ कि वो गलत है। एक फ्री एंड फेयर सिस्टम होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आज मैं अपने लिए जो है इंसाफ मांगूं तो मैं माजी में अगर कोई गलत हुआ है तो उसको मैं कहूं कि नहीं वो सही था। मैं समझता हूं कि जब हमने ये फैसला कर लिया कि अपने लिए इंसाफ मांगने से पहले दूसरे के लिए भी इंसाफ मांगना है, फिर ये मुल्क सही तरफ चल पड़ेगा। क्योंकि बात अब हमारी इनकी नहीं है। देखिए, मियां साहब 5-4 बार उनकी फैमिली वजीर आजम बन गई है, हमने भी 1 दफा वजीर आजम हाउस देख लिया है, पीपल पार्टी 4-5 दफा हम लोगों ने तो देख लिया जो देखना था, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। मुझे फिक्र अब उस यंग जनरेशन की है जो हमारे घरों में बैठ के हमारी हरकतों को देख के खामोशी से बड़े हो रहे हैं। वो इस वक्त हमसे मुतमईन नहीं है। हमारी जो जनरेशन बड़ी हो रही है, जो 18 से लेकर 30 साल के बीच में है, वो अपने बड़ों की फैसला साजी से, हमारी चॉइसेस से, हमारी प्रायोरिटी से इससे मुतमईन नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ा ऑफिस है प्रेसिडेंट साहब का, लेकिन आजकल बड़ी तनकीद का सामना उनको भी है। आप ये समझते हैं कि जितना उनको, मतलब ये तो आपने बात कर दी कि आप ये चाहते थे कि वो एक ओपन दावत दें, क्या आपने पूछा भी नहीं उनसे कि क्या वजह है कि आपने ये एक ऑफर एक्सटेंड भी नहीं की? अगर कोई जमात जो है इसको मुस्तरद कर देती तो वो ठीक है, वो उनको वो एक्सपोज हो जाते, या कोई स्टेक होल्डर जो है वो मुस्तरद कर देते, वो एक्सपोज हो जाते। बट काम तो था कि प्रेसिडेंट साहब जो है ये काम करते, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि प्रेसिडेंट साहब सिर्फ इस वक्त अपना मनसब जो है वो अपने आप को बचाए हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर शायद वो इस मनसब पे फायज ना हो तो वो भी शायद ही विल आल्सो बी बिहाइंड बार्स। देखिए, बड़ा ये वसी और अमीक टॉपिक है। मैं नहीं समझता कि हमें उन पे उससे ज्यादा बोल डालना चाहिए जितना वो उठा सकते हैं, क्योंकि बहरहाल वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है। हमारी जमात की कुछ रिजर्वेशंस उनसे हैं, इलेक्शन डेट पे या मिलिट्री जो लॉ ट्रायल्स का जो था, सिविलियंस का, उस पे हमारी जमात के रिजर्वेशंस तो हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरियों का भी एहसास है। मैं ये समझता हूँ कि आप इससे अंदाजा लगा लें कि जब हमारी हुकूमत आती है या किसी की भी आती है, दोबारा पार्लियामेंट चलता है, हमें इन चीजों भी सोचना चाहिए। आज की एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सदर साहब जो हैं हमारे ह्यूमन राइट्स वगैरह पे बड़े एक्टिव होते हैं, हसास आदमी हैं, और वो चीजों को समझने वाले और इन चीजों पे बड़े प्रोएक्टिव, क्योंकि वो खुद पॉलिटिकल वर्कर हैं।
तो ये जो शौकत खानम के साथ हुआ उस पे मैंने उनका ट्वीट देखा जिस पे वो हुकाम से कह रहे थे कि आप उस पे इंसाफ करें, फलाना करें। मैं समझता हूँ कि हमें ये प्रेसिडेंट हाउस जो है सोचना चाहिए कि हमने इसको कितना कुछ सेरेमोनियल रखना है। अगर हमारा सदर माजर के साथ बड़े सेरेमोनियल तो वो नहीं है, वो आए भी थे तो कहा था कि मैं सेरेमोनियल सिर्फ रिबन्स नहीं काटूंगा। आप मजबूरी कह रहे हैं, मैं कहूंगी कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, अपनी जात जो है वो ज्यादा इस वक्त जो है वो नजर आ रही है, उसको प्रोटेक्ट करना ज्यादा नजर आ रहा है। देखें डॉक्टर साहब को अगर एक साइड पे करें ना, मेरा नुक्ता ये है कि हमें आइंदा मुस्तकबिल करीब में प्रेसिडेंट ऑफिस पे भी सोचना होगा कि इसको पहले बहुत एम्पावर था, अब बिल्कुल ही खुदा ना खास्ता उसको, मैं वो लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, बहुत ही बना के रख दिया है, बट जो हमारे मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा इख्तियार है, हम तो वो भी एक्सरसाइज नहीं करते, प्रेसिडेंट अलवी तो वो भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, थोड़ा सा एम्पावर करना पड़ेगा ताकि बेसिक चीजों में तो अपना रोल प्ले कर सके। मुझे प्रोग्राम का ये सेगमेंट जो है वो क्लोज करना है। आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और इसी मौजू को आगे लेके जाएंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद होंगे। डू स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम पजरोता साहब मौजूद हैं। इनके भी पेपर्स आज जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ जहांगीर जदून हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नईम साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, आप कितने पुरुमीद हैं कि आपको जो है वो रिलीफ मिलेगा, ये ओवरटर्न हो जाएगा फैसला? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश जी। पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला आया है, ये आया क्यों है? मैं हैरान हूँ। मैं 27 तारीख को गया हूँ और 28 तारीख को, एनए के लिए 27 और जो पीपी है उसके लिए 28 तारीख को गया हूँ, और मुझे ये नहीं कहा गया कि आपकी कोई चीज मिस है। जो मुझे डॉक्यूमेंट्स कहे के साथ आने वाले हैं मैंने लगा दिए, और मैं उस दिन यही कह रहा था कि कम से कम जो है रिसीविंग वो दे दी जाए कि मेरे डॉक्यूमेंट सारे ठीक हैं और मेरे कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो गए हैं। लेकिन वहां पर यही कहा गया कि 30 तारीख को लिस्ट लगेगी तो आप देख लीजिएगा। इसी तरह 28 को जब पीपी के लिए गए तो वहां पर भी यही कहा गया, और आज जब लिस्ट लगाएगी तो बगैर किसी नोटिस के, अब उस ऑर्डर के अंदर लिख रहे हैं कि हमने इन्हें नोटिस भेजा है कि कोई गाड़ियां हैं इनकी दो, वो उन्होंने तफसील जो है उसकी मेंशन नहीं की। उन गाड़ियों का वो कह रहे हैं जो गाड़ियां मैं आज से साल 1.5 साल पहले बेच चुका हूँ। ठीक है जी, हमेशा ये होता है कि जो आपके पास करंट कोई भी प्रॉपर्टी होती है, कोई घर है, कोई चीज है, गाड़ी है, उस चीज लिखनी होती है। ये नहीं होता कि 40 साल पहले अगर आपका सोना था वो आपने बिल्कुल एक मैनिफाइड इंटेंट तो नजर आ रहा है। मेरा सवाल नईम साहब ये है कि ट्रिब्यूनल से आपको कितना आप पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? ट्रिब्यूनल में जाएगा तो ये फौरन ही जो फैसले सारे आए हैं वो सारे ही उठ जाएंगे। और आपने देखा होगा कि किसी पीएमएलएन के रहनुमा के किसी जगह के ऊपर आपने देखा कि उनके तारीख कुरिंदे, तजवीज कुरिंदे आए गए हों, उनके पेपर छीने गए हों या उनके पेपर रिजेक्ट किए गए हों। वहां पर तो हर जैसे नैब वो कहता था कि बादशाह सलामत आ गए तो कोई गिरफ्तारी नहीं है, इसी तरह से ये आरओज डीआरओज ने जो कि इंतजामिया से लिए गए थे, इस वजह से हम कह रहे थे कि ये वो आरओज हैं जो कभी इंसाफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे जलसों में पानी छोड़ते हैं, एमपीओ के तहत हमारे लोगों को उठाते हैं, और उसके साथ साथ आपने बिल्कुल मैं जरा जदून साहब से भी, बिकॉज वो भी लॉयर हैं, उनसे भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। ऑब्वियसली एज अ कैंडिडेट आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, साथ साथ लीगल ओपिनियन भी आपका। जहांगीर जदून साहब, क्या समझते हैं 90% यहाँ पे जो है लोगों के पीटीआई के जो लोग हैं उनके रिजेक्ट हुए हैं पेपर्स, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या ये ओवरटर्न फैसला हो सकता है या इनको रिलीफ मिल सकती है ट्रिब्यूनल से? देखें, जो ट्रिब्यूनल है वो हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल है। तो अगर किसी आरओ ने पेपर गलत रिजेक्ट किए हैं, उन्होंने साथ रीज़न दी होगी, तो अगर उनकी रीज़न जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी तो पेपर ऑटोमेटिकली ट्रिब्यूनल उसका जो ऑर्डर है वो टर्न डाउन कर देगा और पेपर एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो इनके पास फोरम मौजूद है ना। अगर किसी के साथ ज्यादती भी हुई है तो वो कह सकता है। आज इन्होंने मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन में एक एप्लीकेशन भी दी है, तो ज्यादती तो किसी फंडामेंटल राइट जो भी एक्सरसाइज कर रहा है उसके साथ नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई मेरे ख्याल पार्टी भी ये नहीं कहती कि किसी के साथ ज्यादती होनी चाहिए। तो जो लोग कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो इनको ज़्यादा, अब जिस तरह इन्होंने टीवी पे भी कहा है
ये हमारी कंपेन कर रहे हैं। तो ये तो अगर जो इनके साथ ज्यादती अगर इस तरह की करते हैं, देखे ना, अब एक बंदा को आप, एक वकील है, उसको आप उठा लेते हैं भाई, अगर कोई जेन्युइन रीजन, अब हमारे पास भी, हमने भी एक पेपरों पे एतराज किया था और वो बड़ा जेन्युइन एतराज था। हमने कहा जी अगर वो जो कैंडिडेट हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट थे, हमने कहा जी वो सामने आ जाएं, या अपने ये जो नोटरी पब्लिक है या वो जितने भी ओथ कमिश्नर है उनके सामने जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन या ओथ दी है तो वो अगर कंफर्म कर दें तो हम एतराज ही वापस ले लेते हैं, इसमें क्या है। तो हमारे तो हज़ारा डिवीजन में तो सारे लोगों के कागज जो है पीटीआई के एक्सेप्ट हुए, किसी को ना कोई उठाया गया है ना कोई, एब्सोल्युटली देयर इज नो, कोई भी उमर अयूब का एक्सेप्ट हो गए हैं और उनके पूरी फैमिली के जितने उनके कजन थे सबके एक्सेप्ट, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, ना एबटाबाद में, ना हरिपुर में, ना मानसेरा में, ना किसी जगह आ गई। तो इक्का दुक्का अगर कोई चीजें हो गई हैं तो अगर वो टर्न डाउन कर देंगे, अगर वो समझते हैं कि आरओ का जो डिसीजन है वो लॉ के मुताबिक नहीं है, तो इसमें तो लीगल फोरम मौजूद है, इनको इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, लेकिन जदून साहब, डोंट यू थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड है कि 90% लोग जो हैं पीटीआई के, और सारे ही पीटीआई के लोग हैं, मतलब पीएमएलएन से कोई नहीं है उस तरह जिसका कोई मुस्तरद जो है वो हो रहे हो पेपर्स, 90% लोगों के इनके जो है वो मुस्तरद हो रहे हैं, और कई जगह तो अजीब अजीब किस्म के जो है वो एतराज़ात जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो अनप्रेसिडेंटेड आपको नहीं लग रहा है ये देखें ना, मैं अपने केस का बता सकता हूँ जिसमें मैं वकील था या मेरे पेपर, उसमें आप मेरे साथ मैं बता दूं कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं था, वो बिल्कुल फैक्ट था। लेकिन जिस तरह अभी नहीं पहुंचता है वकील है, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई डिफॉल्टर हो या इसके पेपर रिजेक्ट हो गए, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर रीजन नहीं है तो डेफिनेटली ट्रिब्यूनल इनको रिलीफ देगा। एक जगह नहीं है, फिर अगर देखें ट्रिब्यूनल के बाद हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, ये तो इलेक्शन होने के 3 दिन तक पहले तक जो है लोगों के केस चलते रहते हैं, जी मैं क्वालिफाई, उन्होंने मुझे गलत डिस्क्वालीफाई किया है। तो ये कोई ऐसा कोई अंधेर नगरी चौपट राज नहीं है कि बस जिसके रिजेक्ट हो गए तो ये आखिर तक रिजेक्ट होंगे। जो भी आरओ है अगर उसने गलत एग्जीक्यूटिव फैसला दिया है डिसीजन, तो वो रिवर्स हो जाता है, इनको रिलीफ कोर्टें दे रही हैं। और जो 2000 वाली अदालत थी और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थी, आज वो हालात नहीं है, इनको अदालतों से रिलीफ मिल रहे हैं। अगर मेरिट पे केस बनता है तो रिलीफ मिलना चाहिए, इसमें तो कोई वकील तो मेरे हाल में से कोई दो राय नहीं दे सकता। राइट। अच्छा, कुंडी साहब की तरफ चलती हूँ। कुंडी साहब, आज सारा दिन जो है यही खबरें चलती रहीं, उसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की एक ट्वीट आई, उन्होंने कहा जी हैरान कुन तौर पर अभी तक इस्लामाबाद के हतमी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है, शाम के 6 बज चुके हैं, रिटर्निंग अफसरों ने दफ्तरों के दरवाजे बंद कर दिए हैं, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। उसके बाद शेख रशीद साहब का सुनवाती हूँ आपको कि वो क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लेते हैं, फिर आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। मेरी स्क्रूटनी पे जो इल्जामात लगाए गए कि मैं मरी के रेस्ट हाउस में ठहरा और मैंने वहां पर कोई पेमेंट नहीं की, जबकि मैं कभी जिंदगी में मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। और मैंने ये भी उन्हें कहा कि मैं 500-600 या 700 रुपया बनता है, इसकी पेमेंट के लिए भी तैयार हूँ। इसके अलावा एक जमीन का कोई मुचलका, पता नहीं किसकी जमीन है, उन्होंने कहा कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मेरी कोई जमीन नहीं, मेरी अपनी जमीन है, वो मेरे अपने नाम है। और नंबर 3 जो इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं टैक्स के मसले में मैंने कोई चीज छुपाई है। पीटीआई के एतराज़ात, इधर जो है वो शेख रशीद साहब एतराज़ कर रहे हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब एतराज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो सवालिया निशान लग रहे हैं। कुंडी साहब, इस पूरे प्रोसेस के बाद इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने भी शेख रशीद साहब को भी सुना है और मैंने बाकी दोस्तों को भी सुना और आपने बातें बताई और मुस्तफ़ा साहब की ट्वीट का भी आपने जिक्र किया। देखें, प्रॉब्लम यह है कि हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं, मैंने भी नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, हमें भी कहा गया 30 तारीख को बताया जाएगा, हमें भी आज बताया जाएगा कि आपके कागजात जो है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं, किसी के रिजेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एक और फोरम भी है, देखें इस पर आप जब ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो उन्होंने फैसला करने की चीज़ है। एक चीज़ है, अगर मुझे एतराज़ है कि इस पे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो एक अपीलेट फोरम है जिसपे हम सबको जाना पड़ता है। अब एतराज़ात या कागजात नामजदगी का एक्सेप्ट ना होना वो तो एक फोरम है, अब किस वजह से मुख्तलिफ उसमें मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें होंगी, जिसको किसी एक को तो ये नहीं कहोगा कि आपका इस पार्टी से शायद ताल्लुक है, इसके साथ ताल्लुक रहा है तो आपके कागजात रिजेक्ट हो गए हैं, अदरवाइज आपके कागजात जो है वो एक्सेप्ट होते। ऐसा सच नहीं है, कोई एतराज़ात है और मैं समझता हूँ कि जो एतराज़ात हैं अगर कैंडिडेट्स उनको दूर कर लेते हैं और नेक्स्ट फोरम पे जाते हैं तो मैं समझता हूँ उनको उठाया जाना, गायब कर देना उनको, मतलब ये भी कोई, ये तो मतलब एतराज़ात से भी आगे की गलत बात है। देखें गलत बात है और ये रिटर्निंग अफसर्स को पूछना चाहिए और ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए कि आपके अगर प्रपोजल सेकेंडरी जो है उठा लिए गए हों या आपके फायर हो, तो ये तो इसको जो वहाँ पर मौजूद हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स
उनको चाहिए कि वो उसके ऊपर जो है वो एक्शन लें, या निगरान हुकूमत जो इस वक्त इलेक्शन फ्री एंड फेयर के लिए जो है बैठी हुई है, उनको चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन लें। कोर्ट्स के क्या रिमार्क्स आए निगरान हुकूमत के हवाले से, वो आपने सुन ही लिए होंगे। कोर्ट के हवाले से क्या, कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए निगरान हुकूमत के हवाले से, कितनी उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको तो मेरा ख्याल है उसकी तो कल ही खुल गई, कल जिस तरह जो कोर्ट से रिमार्क्स आ रहे थे। तो निगरान हुकूमत से क्या देखें, अब प्रॉब्लम ये कि देखें निगरान हुकूमत हो या सियासी हुकूमत हो, उसके ऊपर कमेंट्स तो बहुत अच्छी तरीके से आ सकते हैं, लेकिन अगर रिटर्न में कमेंट्स जाएं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप और मैं खड़े हो जाएंगे। हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर चीज़ ऐसे नहीं होती। हमारे भी शायद रिजर्वेशन हो, चीज़ें हों, अदालतों से भी हों, बाकी चीज़ों से भी हो, लेकिन हम क्योंकि इज़हार नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले जाएंगे, हम ये जुर्रत नहीं कर सकते। और सियासतदान हो, चाहे वो इलेक्टेड हुकूमत हो या केयर टेकर हो, उस पर तबसरा करना तो बहुत अच्छी बात है। क्या अदालतों ने ये नहीं देखा कि यहाँ पर निगरान हुकूमतें और क्या काम कर रही हैं, इलेक्टेड हुकूमत काम कर रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रही है, और उन्होंने बार बार ये बात की है। क्या वो नई भर्ती नहीं की, क्या वो नए फंड्स नहीं दिए, क्या वो निचकारी नहीं कर रही थी? बहुत सी चीजें थी जो हो रही थी। गुल हसन औरंगजेब साहब कह रहे हैं, जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जी निगरान हुकूमत के नीचे एक खौफनाक निज़ाम जो है वो चल रहा है। तो वो तो आप इंडोर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो तो है मुतनाज़, शुरू से मुतनाज़ नहीं। तो फिर चाहिए था जो इलेक्शन इन टाइम नहीं, वो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला लेते कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए। बात तो ये है ना कि हर जगह भी जो है नजरिया जरूरत चलता है ना। प्रॉब्लम ये है हर कोई नजरिया जरूरत के तहत ही काम चलता है, और हर किसी का जो ब्लड प्रेशर है वो अपने से मातहत के लिए होता है, आपसे ऊपर के लिए नहीं होता। तो प्रॉब्लम तो यही होती है। तो फिर क्यों नहीं इलेक्शन हुए इन टाइम? 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हुए? हम कह रहे थे कि नहीं, डिलिमिटेशन जरूरी नहीं है, वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो, लेकिन लेजिस्लेशन थी, लेकिन उस पर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था। जाके आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से डेट भी दिलवाई। फिर जब लाहौर हाई कोर्ट ने फिर जो है, अब हम कोर्ट की बात करें, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कोशिश की कि इलेक्शन मुलतवी हों, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है रात को अदालतें खोलनी पड़ी, और जस्टिस फाइज़ साहब ने जो है वो दोबारा 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो करवाने की कोशिश। मेरा पॉइंट वही है फैसल साहब कि इतने सारे पॉइंट देखें डॉक्टर साहब, देखें पॉइंट ये है, फिर कभी कोई उंगली उठाता है हाई कोर्ट पे, लाहौर पे, कभी कोई उंगली उठाता है पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर, कभी कहीं उठती हैं उंगलियां, कभी कहीं उठती हैं। देखें, ये इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। हम इलेक्शन कमीशन से मिले थे, हमने अपने एतराज़ात उनसे जमा कराए थे, उन्होंने कहा था हम इसके ऊपर देखेंगे और आपके जो है वो एतराज़ात को दूर करेंगे। कितना जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इख्तियार वाला है, कितने इख्तियार हैं, बाइख्तियार है इलेक्शन कमीशन, हम सब जानते हैं। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नहीं, मैं एक बात, मैं अगर एक लाइन तो सुनती हूँ, फिर उसके बाद ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंचोता साहब की तरफ चलती हूँ। पंचोता साहब, जितने एतराज़ात आ रहे हैं, जितने इस पे सवाल हो रहे हैं, जितने लोग जो हैं वो उंगलियां उठा रहे हैं प्रोसेस पे, क्या लेजिटिमेसी रह जाएगी इस इलेक्शन की? देखें, लेजिटिमेसी की बात बिल्कुल आपने ठीक की है। इस बात के ऊपर स्पेशली जो है PMLN को सोचना चाहिए। जो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, वो क्या ये वोट को इज्जत दे रहे हैं? और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि हम न्यूज़ मेरे साथ आए, मेरे एक इस हल्के में आ जाए जिसमें मैंने नॉमिनेशन पेपर जमा किए और उनके पेपर चेक किए जाएं, इनके भी किए जाएं और मेरे भी किए जाएं। कोई एक डॉक्यूमेंट जो मुझसे इन्होंने रिक्वायर किया, जो मैंने पूरा करके दिया, कोई उनके अंदर क्या हुआ, ऐसा कोई NOC, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है? 20 उन्होंने पेपर्स हमसे मांगे हैं और ये कहा है कि जनाब हमने एक दिन पहले इन्हें नोटिस भिजवाया था, लिहाजा ये उस नोटिस के बदले में आए नहीं और उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया, तो लिहाजा हम फैसला करते हैं कि इनके पेपर जो है वो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट की जाती है। हालांकि सारे पेपर हमने जमा करवा दिए और कोई नोटिस नहीं मिला। इसी तरह से देख लें कि ये जो आज का दिन हुआ है ना, जिसमें हमारे पेपर 90% रिजेक्ट हुए हैं, इनके सारे एक्सेप्ट हुए हैं, तो इससे ही मैं ये समझता हूँ कि आज इन्हें हार मान लेनी चाहिए कि देखें, कौम जो है वो एक तरफ खड़ी है, वोट जो है वो एक तरफ खड़ा है। आप देखें, इलेक्शन किस लिए होते हैं? आप किस लिए कहते हैं कि हम आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं? इसलिए कहते हैं ना कि आप लोगों से वोट लेकर आए। तो क्या ये जो प्रोसेस किया जा रहा है, ये वो जमहूरियत वाला और वोट लेने वाला किया जा रहा है कि पहले लोगों को उठाया जाए, उनके घरों में छापे मरवाए जाए, अगवा किए जाए उम्मीदवारों को? पंचोता साहब, ये कहीं जो कल शहबाज शरीफ से बात की थी कि जी पलड़े जो हैं वो लाडले की तरफ जो है वो झुकता जा रहा है तराजू, क्या ये उसको बैलेंस आउट करने के लिए तो नहीं हुआ?
नहीं, देखें बात यह है कि आप जो बल्ले की बात इन्होंने की जिसकी वजह से उनको तकलीफ बड़ी हुई और पेशावर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज के ऊपर इन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए, और अगर मियां अब्दुल हसन औरंगजेब की बात की जाए तो वो भी आप देख लें कि उनका एक साथ एफिलिएशन है PMLN के साथ, और वो मैं आपको तफसील भी दे दूंगा कि उनके MPA भी हैं। और आप एफिलिएशन जोड़ रहे हैं PMLN के साथ, PMLN जोड़ रही है PTI के साथ? जी नहीं, देखें मैं तो क्लियर कह रहा हूँ ना कि मियां अब्दुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं उनका PMLN के साथ ताल्लुक है, लेकिन उनके जो फैसले आए हैं, ठीक है, तो उस फैसले को आप देखें ना। आप ये क्यों कहते हैं कि कोई नून लीग से है, कोई PTI से है, किसी का ताल्लुक है, रिश्तेदारी है? आप फैसलों के ऊपर क्रिटिसाइज जो है वो आप कर सकते हैं कि एक फैसला आया है, ठीक नहीं है। कोई रिश्तेदारियां देख के थोड़ी केस लगवाए जाते हैं, या ये कहा जाए कि वो उसका रिश्तेदार है तो वो केस सुन नहीं सकता। तो इसकी मिसालें पूरे पाकिस्तान में पड़ी हैं, और एक दूसरे के साथ ताल्लुक जजेस भी तो हम में से लोग हैं ना, और इंसान है, ऐसी कोई वो खलाई मखलूक तो नहीं है ना कि किसी का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। इन्होंने तमाम स्पेशली PMLN ने बाकायदा हमला किया है उस पेशावर हाई कोर्ट के जज के ऊपर जिसने बल्ले का फैसला दिया, जो कि उन्होंने छीनने की कोशिश। अपनी ऊपर इन्हें शर्म नहीं आ रहा कि हम बल्ले के पीछे पड़े हैं, हमने इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया है, हमने उसको जेल में डाला है, PTI के लोगों के ऊपर क्रैक डाउन किया जा रहा है, धांधली के जरिए ये मनसब संभालना चाहते हैं। बल्कि उसके ऊपर बजाय ये कि ये शर्म करें, ये उसके ऊपर डिठाई से कहते हैं कि जी नहीं, ये 9 मई वाले हैं, ये पूरा मुल्क 9 मई वाला है, क्योंकि बेनिफिशरी है। आज 90% लोग मेरे ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं है, मैं तो कोई जारी नहीं हूँ, मैं तो कोई मुजरिम नहीं हूँ। इसी तरह के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पेपर्स रिजेक्ट किए गए हैं, और इश्तिहारी पे अगर कोई है पेपर रिजेक्ट नहीं हो सकते। ये कोई इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, और वो बाकायदा तौर पर ROs को दी गई हैं, और उसके सामने जो है लोग अगवा किए गए हैं। हमने जाकर बताया कि बाहर बंदा गिरफ्तार हो गया है, उठाया गया है, तो वो कहते हैं अच्छा जी वो जाके दरखास्त दें, ठीक है। तो फिर ऐसे आप समझते हैं पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आपका आ गया जदून साहब। ये सारा फिर क्या एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी रहेगा अगर इलेक्शन, इन सारे एतराज़ात, इन सारे जो हैं वो एलिगेशंस, PTI को छोड़ दे बाकी जमातें भी हैं, और भी लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं, और भी लोग जो हैं वो इस वक्त अपनी शिकायत जो हैं वो मीडिया के सामने भी ला रहे हैं, वैसे भी जो है वो एक आ रही हैं चीज़ें। तो क्या ये फिर एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी अगर इसके बाद स्टेबिलिटी भी नहीं आ ली, ना इसकी लेजिटिमेसी होगी कोई? देखें, इलेक्शन कमीशन का काम है फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री कराना। अगर वो अपनी किसी अमल में कोताही है तो वो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो आप बात करने देना, 1 मिनट अपनी बारी पे प्लीज। आप उसमें देखें ना, इक्का दुक्का जो ही वाकयात होते हैं रिकॉर्ड पे ला रहे हैं। आप आज खोसा साहब का इंटरव्यू सुने, उन्होंने कहा जी इलेक्शन और एक बात ये देखें, अगर किसी एक बंदे, मैंने पहले बता दिया कि पेपर अगर गलत रिजेक्ट हुए हैं तो इनको रिलीफ मिल जाएगा, ट्रिब्यूनल टर्न डाउन कर देगा। दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक हल्के पे कम से कम जो है 5-6 बंदों के पेपर जो है वो नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए हैं। ये हर तरह इस तरह होता है कि PMLN वालों ने भी इस तरह किया है, दूसरों ने भी, कि एक जगह पे एक बंदे की जगह 2-3 बंदे जो है सबमिट करते हैं। खुदा न खास्ता एक बंदा जो है वो नहीं क्वालिफाई करता तो दूसरा उसका कवरिंग कैंडिडेट होता है। ये ओल्ड प्रैक्टिस है, इस तरह ही होता है। तो उसमें ये नहीं है। कलामी की माफी, आप सब ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, बाइख्तियार है, अब तो आइन ने भी इतने इख्तियारात दे दिए। वो इलेक्शन कमीशन जो अगर लिखता है इंतजामिया को कि जी DC इस्लामाबाद को बदल दिया जाए, IG इस्लामाबाद को बदल दिया जाए, वो नहीं बदलते, इट फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स, कितना बाइख्तियार है? जब वो अपने आप को एग्जर्ट ही नहीं कर पा रहा, कितना बाइख्तियार है? जो तब्दीली की बात है, बिल्कुल मैं आपके इस पॉइंट पे देखे ना, ये आप सारी चीज़ें आप अगर एक ही गो में करते हैं सब गलत हैं, ये इस तरह नहीं हो सकता। मैं इनको बारह ये आप पंजोता साहब, मैंने कहता हूँ जो बातें PTI गलत कर रही हैं कम से कम आप ये मान जाया करें गलत है। अब मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन अगर IG को तब्दील नहीं कर सकता तो उसको करना चाहिए, उसकी मतलब पावर नहीं है कि उन्होंने लिख के दिया है तो जाके कंटेम्प्ट करें। जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उसको बुलाएं, उसको कंटेम्प्ट में नोटिस दें कि जी आपने लिख के दिया, आप क्यों नहीं इसको ट्रांसफर करें? क्यों इसका इस तरह का ऑफिसर पाकिस्तान और दुनिया में किधर नहीं है? इस्लामाबाद के अंदर और नहीं कोई मिल सकता आपको। कंटेम्प्ट इशू करें इलेक्शन कमीशन, अगर नहीं करता तो इसका मतलब कमीशन जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही थी। आप उधर बैठ जाओ, आपको भी नहीं हटाया। अब इस तरह है कि ये नहीं हो सकता कि जो देखें इलेक्शन कमीशन ने अगर अपनी पावर एक्सरसाइज करनी है तो उसको चाहिए आप कंटेम्प्ट की पावर यूज करें। अदालत के पास ये इख्तियार होता है ना, अगर एक बंदा उसकी बात नहीं मानता तो अदालत चुप करके नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो यही तो बात है कि कोई वजह है जिसकी नहीं इस्तेमाल करें। मैं कुंडी साहब से पॉइंट ऑफ व्यू, कुंडी साहब आप भी अभी बात कर रहे थे कि बा इख्तियार है इलेक्शन कमीशन, ये एक छोटा सा मसला है और लिखा भी गया इंतजामिया को,
फेल ऑन डेफ एयर्स, कोई नहीं सुन रहा, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पा रहा, कितना बाइख्तियार है? देखिए इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है, अगर वो अपने इख्तियारात का जो है वो इस्तेमाल करे। अब माजी में आप देखें, नहीं कोई अगर नहीं है, देखें अभी जो इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों जो चीफ सेक्रेटरीज या आईजी सूबों में और खासकर सिंध में जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स की हैं, क्या नहीं हुई हैं? कौन कौन सी चीज़ उनने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हुई जो उन्होंने करने की कोशिश की? हर चीज़ हुई है। अब इसकी जो है फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर ये बात नहीं मानी जा रही तो इसमें फिर कोई इशू होगा। और मैंने गालिबन, क्योंकि मैं इलेक्शन कैंपेन में मुझे इस चीज़ का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैंने कहीं मेरे ख्याल में देखा था कि सेक्रेटरी इंटीरियर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी कि वो नहीं चेंज करना चाहते डीसी साहब को भी और आईजी साहब को भी। मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने नहीं वो देखी, मैंने कहीं टीवी में ऐसा कुछ शायद मैंने देखा था एक दिन, तो आई डोंट नो। इलेक्शन कमीशन के बड़े इख्तियारात हैं, जैसे आप कहते हैं अगर बीच में डाल दें, अगर वो चीज़ें करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने इलेक्शन भी इन टाइम नहीं करा, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इलेक्शन करवाया मींस कि उनसे डेट ली और फिर जो है वो डेट भी नहीं दे रहे थे। नजर आ रहा है फैसल भाई, इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल, दोबारा से जो है पीएमएलएन ने तोपों का रुख जो है वो जुडिशरी पे कर दिया है, तो वो भी मुतनाज़े, इलेक्शन कमीशन भी मुतनाज़े, जुडिशरी भी मुतनाज़े, पूरा निज़ाम जो है वो मुतनाज़े इस वक्त बन के खड़ा हो गया है। देखिए मुतनाज़े, अब हम इलेक्शन कमीशन को कब से हमें तहफ़्फ़ुज़ात होंगी, डेफिनेटली है, हमें होंगी भी सही, लेकिन हम उसको मुतनाज़े इसलिए नहीं बनना चाहते कि हम इलेक्शन डिले नहीं करना चाहते। आज अगर मैं आपके शो में मुतालबा कर दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए और चलो प्रेशर में आके रिजाइन कर जाते हैं तो फिर हमारे इलेक्शन तो चले गए। और कुछ पार्टियों की शायद नहीं, उसके उन्होंने किया, हम उनके एहतराम करते हैं, उनके जो उनकी डिमांड है। बट थिंग ये है कि बात यह है कि अगर अभी इलेक्शन कमीशन रिजाइन करता है तो आपके इलेक्शन मुलतवी होते हैं। जैसा हम नहीं चाहते कि पीएमएलएन की जो ख्वाहिश है या जीयूआई की। जरूर साहब क्विकली, जितने एतराजात और एक सेकंड में एक क्योंकि आप देखें कि इस वक्त पीएमएलएन और जेयूआई की ख्वाहिश है कि इलेक्शन मुलतवी हों। हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसा एक्ट करें कि इलेक्शन मुलतवी हो। इलेक्शन डिले हो सकते हैं? जितनी अगर ये पिटिशंस जाती हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं, क्या इलेक्शन डिले हो सकते हैं? क्विकली जरा 10 सेकंड्स में जवाब दे दीजिए। डिले नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। अगर उस दिन काजी फाइजा अगर ये डिसीजन न करते, वो चले जाते टर्की, और बाद में अगर ये इलेक्शन डिले हो जाते तो फिर इलेक्शन होना 1 साल तक मुश्किल था। तो ये देखें, जो बात अच्छी हो रही है वो तो अप्रिशिएट करें ना। अगर उस दिन ये नोटिस ना लेते तो मेरा नहीं ख्याल कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते। वो कहते जी मैं 15 दिन। प्रोग्राम मुझे क्लोज करना। जदून साहब, पंचोता साहब और कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।